ये वाला चैप्टर है टाइप ऑफ लॉसेस। टाइप ऑफ लॉसेस दो तरह के हैं टोटल लॉस के अंदर, एक एक्चुअल टोटल लॉस, एक कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। दोनों में क्या फर्क है? कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस तो तब होगा जब किसी भी गाड़ी का या किसी भी सब्जेक्ट मैटर का गाड़ी के अंदर तुम्हारा डिफरेंट होता है। गाड़ी के अंदर तुम्हारे पे 75% की डाली हुई है तो वो तो आंसर तुम दे ही दोगे। आता है क्वेश्चन 75% वाला, वो तुम आसानी से दे दोगे। तो जब भी किसी गाड़ी की, तो गाड़ी का समझाऊंगा तो ये तो बेसिक है। जब भी किसी सब्जेक्ट मैटर की रिपेयर और रिट्रीवल दोनों की मिला के कॉस्ट, अब रिट्रीवल इसमें वर्ड क्यों आता है? क्योंकि जैसे पानी का जहाज डूब गया ना तो उसको वापस डूबे हुए को निकालने में भी बहुत खर्चा आता है। इसलिए रिपेयर प्लस रिट्रीवल की कॉस्ट अगर उसकी जो वैल्यू है पॉलिसी में उससे ज़्यादा आ रही है या बराबर आ रही है तो उसको कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस मानते हैं। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस में सब्जेक्ट मैटर अपने सामने रहता है। एक्चुअल टोटल लॉस, एक्चुअल टोटल लॉस तब होगा जब जैसे गाड़ी चोरी हो जाए, वो है ही नहीं, या उसको रिट्रीव ना किया जा सके। गाड़ी कहीं ऐसी खाई में गिर गई जहाँ से आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। जहाज कहीं ऐसी जगह डूब गया जहाँ से उसको बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे टाइटैनिक, तो वो एक्चुअल टोटल लॉस है। दूसरा एक्चुअल टोटल लॉस कैसे होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर जिसका बीमा किया था वो चीज़ ही ना रहे। जैसे कि आपने शक्कर के बोरियों का, शक्कर का इंश्योरेंस किया था, शक्कर जा रही है, गुड्स है, पानी आया और शक्कर से वो घुल के पानी में उसकी चाशनी बन गई तो अब वो शक्कर नहीं रही, तो वो भी एक्चुअल टोटल लॉस है। तीसरा होता है इसमें डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया, अब वो आपको मिलेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहां पे वो एक्चुअल टोटल लॉस है। डिस्ट्रॉयड का मतलब यहाँ पे देखो, इफ वेसल इज बैडली डैमेज्ड बाय फायर रिड्यूसिंग इट टू चार्ड मेटल, मतलब एकदम उसके अवशेष बचे हैं, सिर्फ कोयला कोयला और वैसी चीजें बच गई है। एब्सोल्युटली बियॉन्ड रिपेयर, मतलब उसको रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ उसमें नया ही लगना है, तो वो भी एक्चुअल टोटल लॉस है। दूसरी डेफिनेशन क्या है एक्चुअल टोटल लॉस की? विच मेक्स द सब्जेक्ट मैटर सीज टू बी थिंग ऑफ द काइंड ऑफ इंश्योर्ड, मतलब आपने बाइक का इंश्योरेंस किया था, अब वो बाइक ही नहीं रही है। जैसे कि मैंने आपको शुगर का एग्जांपल दिया, या कोई भी चीज़, ऐसी कोई चीज़ है जो पानी से कांटेक्ट में आई और उसका रूप ही बदल गया, पहले वो जो था वो रहा ही नहीं, तो वो भी एक्चुअल टोटल लॉस है। जैसे कि एक वेसल है, वो किसी रॉक से टकराया और वो इतना टूट गया कि उसकी जो शिप की कैरेक्टरिस्टिक थी वो जहाज जहाज ही नहीं रहा, अब वो बेचारा पानी पे चलने लायक बिल्कुल ही नहीं है, और वो जहाज ही नहीं रहा, उसको जहाज आप बोल ही नहीं सकते, तो वो एक्चुअल टोटल लॉस है। जैसे कि ये इंग्लिश केस दिया हुआ है, हाइट्स जा रहे थे यहाँ से यहाँ पे, वो सी वाटर से डैमेज हो गए, और बाय द टाइम जब वो पोर्ट पे पहुंचे तो वो बस एक मास ऑफ प्यूट्रीफाइड मैटर बन के रह गए, मतलब वो हाइट्स नहीं रहे अब, ये हाइट्स जो है वो चेंज हो गया पानी से घुल घुल के। तो हाइट्स जो है वो नॉमिनल प्राइस पे सालवेज की रेट पे बेचे गए, तो वो एक्चुअल टोटल लॉस है, उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, उस पर खर्चा करके वापस उसको जैसा था वैसा नहीं किया जा सकता। अब वो हाइट्स की फॉर्म में नहीं रहे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब वो पहुंचे तो वो हाइट्स की फॉर्म में नहीं रहे क्योंकि उनमें फर्मेंटेशन हो गया। जहाँ पे शुगर है, शुगर इतनी डैमेज हो गई वाटर से कि उसने अपना शुगर होने का कैरेक्टर खो दिया, तो वो भी एक्चुअल टोटल लॉस है। सीमेंट बैग थे, सीमेंट बैग पे पानी लग गया, अब वो कंक्रीट बन गए, अब वो सीमेंट नहीं रहे, तो ये एक्चुअल टोटल लॉस है, क्योंकि आपने भेजा था सीमेंट, अब वो पानी से
मिक्स होके कंक्रीट बन गया है। इसी तरह फिश वगैरह जो है वो भी कंटेमिनेट होके अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स लूज कर सकती है, या कोई फूड है दूसरा वो अपना कैरेक्टर लूज कर सकता है। अब वो मान लो ब्रेड है, वो ब्रेड इतनी गल गई कि अब वो ब्रेड रही नहीं, आटा बन गया है उसका बिल्कुल, तो वो भी एक्चुअल टोटल लॉस है। इस टाइप के लॉस को क्या करते हैं, लॉस ऑफ स्पीसी। लॉस ऑफ स्पीसी मतलब जिस जात का वो था अब उस जात का नहीं रहा है, जिस कैटेगरी का वो था अब उस कैटेगरी का वो सब्जेक्ट मैटर नहीं रहा है। तीसरा एलिमेंट क्या है, जो मैंने आपको बताया कि उस चीज को वापस इंश्योर्ड रिट्रीव नहीं करता है, irretrievably deprived of the subject matter, मतलब वो जहाज कैसी ऐसी जगह पर डूब गया जहां से वापस नहीं आ सकता है, गाड़ी कोई इतनी बड़ी खाई में गिर गई जहां से वो वापस नहीं आ सकती है, तो वो एक्चुअल टोटल लॉस है। जैसे कि एक नाव है, वो ऐसी जगह डूबी है कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है उसको वहां से निकालना, तो वो एब्सोल्यूट टोटल लॉस है। एब्सोल्यूट टोटल लॉस या एक्चुअल टोटल लॉस या टोटल लॉस, ये तीनों एक ही चीज के लिए काम आते हैं। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस में उसका खर्चा अगर ज्यादा हो तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है, वो अभी भी जहाज ही है बट उसके रिपेयर का खर्चा बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पे एक शिप अगर मिसिंग है तो मिसिंग के अंदर एक रीजनेबल पीरियड में अगर वो जहाज नहीं मिलता है तो उसको एक्चुअल टोटल लॉस माना जाता है। तो उसी तरह अपने गाड़ियों में चोरी हो जाती है तो वो भी एक्चुअल टोटल लॉस है। जबकि वहां पे अगर जंग हुई है, वार हुई है, और वार की वजह से वो डिसअपियर हुआ है शिप, तो वो वार पेरिल के अंदर आएगा। वार पेरिल नॉर्मली कवर नहीं होता, तो वो क्लेम नहीं मिलेगा। एक्चुअल टोटल लॉस कहाँ होगा, जहाँ पे वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, फिजिकल डिस्ट्रक्शन बाय अ पेरिल इंश्योर्ड अगेंस्ट, जो कवर्ड पेरिल है उससे पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। जैसे कि जहाज का समुद्री तूफान से पूरा डूब जाना, वेयर इट इज लूजेस इट्स स्पीसी, मतलब वो उस टाइप का नहीं रहा जैसा वो था, जहाँ पे उसको वापस से प्राप्त नहीं किया जा सकता, irretrievably deprived, जहाँ पे गुड्स शिप में थे लेकिन वो मिसिंग हो गए, तो जो मिसिंग है वो एक्चुअल टोटल लॉस हो गया। एक रीजनेबल टाइम तक उसको ढूंढा जाता है, उसके बाद में अगर कोई खबर नहीं आती है तो एक्चुअल टोटल लॉस है। अब कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस कहाँ है, अब ये सब आपको जो समझा रहा है ना, ये आपको मोटर के हिसाब से नहीं समझाएगा, ये आपको मरीन के हिसाब से समझाएगा, क्योंकि मरीन ही ब्रॉडली जो सारी की सारी पॉलिसी वर्डिंग या डेफिनेशन जो भी निकली है वो मरीन इंश्योरेंस से निकला है। मरीन इंश्योरेंस ही सबसे पुराना है, तो ये मोस्टली जो किताब लिखने वाला आपको मरीन से ही समझा रहा है। अब एक्चुअल टोटल लॉस कब होगा, जब मैटर, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस कब होगा, जब सब्जेक्ट मैटर इज रीजनेबली अबैंडन्ड बिकॉज आइदर, उस सब्जेक्ट मैटर को आप अबैंडन कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअल टोटल लॉस अपीयर्स अनअवॉइडेबल, जहाँ पे आपने उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब उसमें एक्चुअल टोटल लॉस होना ही वाला है। टू प्रिवेंट एक्चुअल टोटल लॉस रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग द सैल्वेज वैल्यू, सेव्ड वैल्यू, जहाँ पे आप उस जहाज को ठीक नहीं करा सकते हो, आप उसको बचा के भी उस पर अगर खर्चा करोगे तो उसकी जो जहाज की वैल्यू है उससे ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो वहाँ पे एक्चुअल टोटल लॉस नहीं होगा, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होगा। इन पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस कहाँ हो रहा है, जहाँ पे एक आदमी को शिप या फिर गुड्स जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, इट इज अनलाइकली दैट ही कैन रिकवर, मतलब उसको पता तो है
कि ये जहाज इस जगह पे डूबा है, लेकिन जब वो जहाज निकालने वालों के पास गया तो उसने बोल दिया, मान लो उसका 50 करोड़ का जहाज है, उन्होंने बोल दिया कि इसमें हम 45 करोड़ तो इसको निकालने की कीमत आएगी, तो इट इज अनलाइकली दैट ही कैन रिकवर द शिप और गुड्स एज द केस में बी, और द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द शिप और गुड्स एज केस दे में वुड एक्सीड देयर वैल्यू व्हेन रिकवर्ड। उन जब उनको निकालेंगे तो खर्चा ही ज़्यादा आ जाएगा रिपेयर का प्लस उसको निकालने का, तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है। इन केस ऑफ अ डैमेज टू अ शिप वेयर शी इज सो डैमेज्ड अगेंस्ट दैट द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग डैमेज वुड एक्सीड द वैल्यू। जब वो रिपेयर हो जाएगी तो उसकी कीमत से ज़्यादा रिपेयरिंग का खर्चा आ जाएगा। उसी तरह गुड्स है, गुड्स को रिपेयर करने जाएंगे और उस गुड्स की कीमत से ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है। गुड्स वहीं पे पड़ा है डैमेज कंडीशन में, बट उसकी रिपेयर का खर्चा ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि एक वेसल था जो 10,000 टिन पेट्रोलियम के लेके जा रहा था और वो बिकम टोटल लॉस भी हो गया, उसमें से 8,000 टिन जो है वो बह गए, रिकवर किए गए, और उनमें से मोस्टली लीक कर रहे थे, पार्शली रिपेयर किया गया, तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के दायरे में आ गया, क्योंकि इट वाज अनलाइकली दैट शिप ओनर वुड बी फाउंड टू कैरी डैमेज टिन्स ऑफ पेट्रोलियम एंड प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसशिपमेंट। अगर वो उसको वापस लेता तो उस पेट्रोल की कॉस्ट से ज़्यादा उसका खर्चा आ जाता, इसीलिए वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस हो गया। तो मरीन के अंदर उसके लिए क्या लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के लिए? आईटीसी, जैसे आपका आईएमटी लगता है मोटर में, वैसे ही मरीन में इंस्टीट्यूट टाइम क्लॉजेज लगते हैं। इंस्टीट्यूट टाइम क्लॉजेज भी दो तरह के होते हैं, इंस्टीट्यूट टाइम क्लॉजेज और इंस्टीट्यूट आईटीसी और आईटीसी हल। हल कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे पूरा जहाज का बीमा है वहाँ पे आईटीसी हल लगेगा। तो आईटीसी हल में क्या लगा हुआ है? In ascertaining whether the vessel is a constructive total loss, the insured value shall be taken as the repaired value। तो जहाँ पे भी आपको कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस निकालना होगा वहाँ पे आप इंश्योर्ड वैल्यू कहाँ से लोगे? जो शिप की रिपेयर वैल्यू है उससे कंपेयर करोगे, और मोटर के अंदर आप क्या करोगे? आईडीवी से रिपेयर वैल्यू कंपेयर करोगे। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस गुड्स में कब होगा? जब उन गुड्स की रिपेयरिंग, फॉरवर्डिंग, जहाँ पे उसको जाना है माल को, माल जहाँ पहुँचना था वहाँ तक पहुँचाने का खर्चा, क्योंकि जब भी डैमेज हुआ आपको, मान लो जो नियरेस्ट पोर्ट है अभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचा है, तो उसको रिपेयर कहाँ करोगे? नियरेस्ट पोर्ट पे। भाई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट से सबसे पास में कौन सा बंदरगाह है वहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ माल उतारेंगे, रिपेयर करेंगे, फिर आगे ले जाएंगे। तो अगर वो जो रिपेयरिंग की कॉस्ट है प्लस जो फॉरवर्डिंग की लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट है वो माल पहुंचने तक उस माल की वैल्यू से ज़्यादा हो रही है, तो उसको वहीं पे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बोल देंगे। अब फॉरवर्डिंग में क्या क्या आ गया? चार्जेस आ गए, जैसे लैंडिंग, ड्राइंग, वेयर हाउसिंग। लैंडिंग का मतलब उतारना, ड्राइंग सुखाना, वेयर हाउसिंग का मतलब एक दो दिन उनको कहीं रखना पड़ा तो किराए का वेयर हाउस लिया, रीशिपिंग वापस से चढ़ाना, और आगे का कैरियज का खर्चा। अब एग्रीड वैल्यू पॉलिसी के अंदर, एग्रीड वैल्यू पॉलिसी जो है वो इतनी रेलेवेंट नहीं है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस गुड्स का एग्जैक्ट बता सके। तो एग्रीड वैल्यू अपन सिर्फ रेफरेंस के लिए काम लेते हैं कि वो अमाउंट पेएबल क्या होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एग्रीड वैल्यू में आपने एक चाय
चाय के कंटेनर का इंश्योरेंस किया, उस समय चाय का रेट था 200 रुपये किलो सपोज करो, लेकिन अब जब वो गया तो 15-20 दिन में चाय का भाव 210 हो गया, तो आप एग्रीड वैल्यू के अंदर उसको 210 तो नहीं दोगे, 200 रुपये दोगे, क्योंकि उतने का ही एग्री करके आपने इंश्योरेंस किया है। तो एक्चुअली में ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस जो हुआ है वो उसकी पूरी वैल्यू तो पे नहीं कर रहा है, बट जो एग्रीड वैल्यू, जो वैल्यू पॉलिसी में लिखी है वो पे कर देगा। एक्चुअल या एब्सोल्यूट टोटल लॉस दोनों एक ही वर्ड है। ये इसे कॉमा लगाना भूल गया है, ये अलग है वर्ड, कि वो चीज वापस बताई हुई है, इस पर अपन टाइम नहीं खर्च करेंगे। वही लॉस ऑफ स्पीसीज वगैरह वो सब कुछ है। साल्वेज लॉस, साल्वेज लॉस में क्या हो गया, कोई माल है, अगर वो उसको बीच के पोर्ट पे उतारा है और उसको बेच दिया है, जो भी उसकी कॉस्ट मिल रही है उसके ऊपर बचा हुआ, मतलब आधा खराब हो गया आधा पड़ा है, और आपको पता है कि वो आधा जो बचा हुआ है अगर उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे तो तब तक जाते जाते ये भी खराब हो जाएगा, तो उसको वहीं पे ऑक्शन करके बेच दिया जाता है, भाई इतना खराब हुआ है, इतना बचा हुआ है, इसकी क्या कॉस्ट है। यहाँ पे इंश्योरेंस की अप्रूवल से ये लॉस जो है, बेसिस ऑफ द इंश्योर्ड वैल्यू, कितने की उसकी इंश्योरेंस थी गुड्स की, लेस नेट प्रोसीडिंग ऑफ द सेल, इस पे पे कर दिया जाता है। मतलब 100 रुपये का बीमा था, 20 रुपये का माल अभी सालवेज में बिका है, तो 80 रुपये उसको पे कर दिए जाएंगे। तो सालवेज लॉस और कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस की तरह ही पे होता है, बस उसमें से सालवेज की वैल्यू काट देते हैं जो रिकवर हो सकता है वो। कुछ केसेस में वो जो गुड्स होते हैं वो कस्टमर खुद रखना चाहता है, तो उसको गुड्स की वैल्यू काट के पे कर दिया जाता है। द क्लेम अमाउंट पेड इज डिफरेंस बिटवीन सम इंश्योर्ड एंड अमाउंट रिटेन्ड बाय इंश्योर्ड। रिटेन्ड बाय इंश्योर्ड का मतलब उसने जो कबाड़ रखा है वो, तो इसको क्या बोलते हैं, साल्वेज लॉस सेटलमेंट। ये कब किया जाता है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस व्हेन गुड्स आर लैंडेड इन डैमेज कंडीशन शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन मतलब जहां उसको पहुंचना था उससे पहले, एट एन इंटरमीडिएट पोर्ट, बीच के किसी बंदरगाह पे। ये यार थोड़ा सा ये वाला टफ है, आपको मैं जो कीवर्ड दे रहा हूँ वो लिखना है इसमें, नहीं तो भूल जाओगे। पार्शियल लॉस, अब ये फिर मरीन के हिसाब से ही बता रहा है, आपके मोटर में तो खाली पार्शियल लॉस ही आएगा। मरीन के अंदर पार्शियल लॉस 3 टाइप के होते हैं, पर्टिकुलर एवरेज, जनरल एवरेज और पर्टिकुलर चार्जेस। तो पर्टिकुलर एवरेज क्या हो गया, इस भाई ने तो अलग ही डेफिनेशन दी है, जहां पे भी एक जहाँ पे भी एक पार्शियल लॉस है जो इंश्योर्ड पेरिल से हुआ है, और जो जनरल एवरेज लॉस नहीं है, वो पर्टिकुलर एवरेज लॉस है। पर्टिकुलर एवरेज लॉस क्या हो गया, मीन्स अ फॉर्चुअस, मतलब लक बाय चांस पार्शियल लॉस का डैमेज हुआ है, कॉज्ड बाय अ पेरिल इंश्योर्ड अगेंस्ट, जो कि कवर्ड पेरिल से हुआ है। एग्जाम्पल क्या हो गया, डैमेज टू द शिप बाय स्ट्रैंडिंग, रनिंग अराउंड, कलीजन। शिप के टकराने से जो डैमेज हुआ है, नॉर्मल डैमेज, वो पर्टिकुलर एवरेज है, पी ए। एवरेज का मतलब मरीन इंश्योरेंस में पार्शियल लॉस होता है, इसको अंडरलाइन भी कर लो तो समझ भी लो। जहाँ पे भी ये एवरेज वर्ड आएगा वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस नहीं होगा, वो पार्शियल लॉस ही होगा। तो पर्टिकुलर क्या हो गया, नॉर्मल वाला। यहाँ पे आपको लिखना है नॉर्मल डैमेज, इधर लिख लो, इधर नॉर्मल डैमेज, तो उससे आपको याद रहेगा कि जो भी नॉर्मल डैमेज की क्लेम है वो पर्टिकुलर एवरेज। एवरेज का यहाँ पे क्या मतलब है, पार्शियल लॉस। तो जो भी नॉर्मल आपका
शिप का डूबना, चाहे टकराना, चाहे फायर से डैमेज होना, सी वाटर से डैमेज होना, ये जो नॉर्मल से डैमेज हैं सादे वाले, वो पर्टिकुलर एवरेज है। पर्टिकुलर चार्जेस क्या हैं? एक्सपेंस इनकर्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अश्योर्ड फॉर सेफ्टी या प्रिजर्वेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आपका जो माल है या जहाज है उसको बचाने के लिए या उसकी सेफ्टी के लिए जो चार्जेस लगे, जैसे टोइंग हो गया वगैरह हो गया। साल्वेज चार्जेस क्या होते हैं? साल्वेज चार्जेस वो होते हैं जो नदी में माल, समुद्र में माल गिर गया उसको बाहर निकालने के चार्जेस होते हैं। तो ये सारे पर्टिकुलर चार्जेस हैं। यहाँ पे एवरेज नहीं आया है, इसका मतलब ये पार्शियल लॉस से कनेक्टेड नहीं है, बट ये भी पे किए जाते हैं मरीन में। इसका एग्जांपल क्या है? रिकंडीशनिंग चार्जेस एट डेस्टिनेशन टू अवॉइड ग्रेटर पार्शियल डैमेज क्लेम। आपके कुछ भी गुड्स था, जैसे चीनी थी, उसमें पानी चला गया, तो जिन कट्टों में पानी अभी पूरा नहीं गया उसमें से सेफ्टी से निकाल के वापस उसको दूसरे पैकिंग में डाला, तो वो पर्टिकुलर चार्जेस हो गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सा एग्जांपल देंगे आपको पर्टिकुलर चार्जेस का, नॉर्मली आप समझ जाओगे। शू एंड लेबर चार्जेस। शू एंड लेबर चार्जेस वो एक्सपेंस है जो इंश्योर्ड, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आता है, इसको समझना, अंडरलाइन में करना। शू एंड लेबर चार्जेस किसके द्वारा इनकर किए जाते हैं? इंश्योर्ड या ही सर्वेंट या एजेंट। किस लिए ये शू एंड लेबर चार्जेस किस लिए वो खर्च करते हैं? इंश्योर्ड या इंश्योर्ड के नौकर या फिर एजेंट, ताकि लॉस को कम किया जा सके। जैसे कि किसी भी जगह डैमेज हुआ, उसको 10 किलोमीटर अलग से जाना पड़ा और वहाँ पे माल उतारना पड़ा कि भाई डैमेज ज़्यादा ना हो जाए, तो वहाँ पे जो माल की उतराई वगैरह या उसने पहले से अलग करने का बोला, फोटो वोटो जैसे भी सर्वे से बात करके, तो वो शू एंड लेबर चार्जेस हैं। यहाँ पे सामने आप लिख लो टू मिनिमाइज लॉस, तो आपको शॉर्ट में याद रहेगा कि लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जो भी चार्जेस, इन शॉर्ट ये पार्टियां इंपॉर्टेंट है, ये पार्टियां याद रखे जाना कि ये पार्टियों द्वारा ये बियर किया जाता है। तो ये पार्टियां अगर लॉस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए चार्जेस देगी लेबर के, तो वो शू एंड लेबर चार्जेस में पे होता है। कॉमन लॉ के अंदर जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको सारे मेजर लेने होते हैं लॉस अवॉइड करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए। इसीलिए एक्ट एज इफ ही इज अनश्योर्ड, उसको ऐसे एक्ट करना होता है जैसे उसका बीमा नहीं है। तो ये कॉमन लॉ है, उसके लिए शू एंड लेबर चार्जेस लिए जाते हैं। ये चार्जेस क्यों पे करते हैं? एज एन इंसेंटिव टू इंश्योर्ड, क्योंकि उसने लॉस मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश की, इसीलिए उसको इंसेंटिव के रूप में ये चार्जेस पे किए जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए फीचर? इंश्योर्ड पेरिल मस्ट अकर, इंश्योर्ड पेरिल होना चाहिए। अगर इंश्योर्ड पेरिल से डैमेज नहीं है तो पे नहीं होते हैं। ओनली एक्चुअल चार्जेस जो उसने मिनिमाइज करने के लिए लॉस पे किया वो पे होता है। जो चार्जेस हैं वो शॉर्ट डेस्टिनेशन पे होने चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट पोर्ट पे होने चाहिए। मतलब अगर उसको यूके जाना है और वो यूके माल पहुंच गया तो वहाँ पे नहीं मिलेंगे ये, अगर बीच में कहीं वो रिपेयर कराता है तो ये चार्जेस मिलेंगे। ये चार्जेस जो हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड के बचाव के लिए, बेनिफिट के लिए होने चाहिए। अगर वो कॉमन एडवेंचर में हुए तो वो जनरल एवरेज एक्सपेंस है, वो शू एंड लेबर चार्जेस में नहीं आएगा। जनरल एवरेज एक्सपेंस भी आगे अभी आएगा। चार्जेस मस्ट अकर्ड ओनली बाय द अश्योर्ड, हिज फैक्टर, सर्वेंट या असाइन, इनके द्वारा वो खर्चा किया जाना चाहिए। द साल्वेज चार्जेस विच आर पेड टू थर्ड पार्टीज आर नॉट शू एंड लेबर चार्जेस। तो साल्वेज चार्जेस किसको दिए जाते हैं? साल्वेज बायर को, तो वो रिकवरी में आता है, तो वो शू एंड लेबर चार्जेस में काउंट नहीं होगा। एग्जाम्पल, हाइट्स डैमेज बाय सी वाटर, रिकंडीशनिंग एक्सपेंस एट एन इंटरमीडिएट पोर्ट टू प्रिवेंट एग्रावेशन ऑफ डैमेज आर शू एंड लेबर चार्जेस। ठीक है सर, ये वाला हो गया।
इन प्रैक्टिस स्यू एंड लेबर चार्जेस और पर्टिकुलर चार्जेस दोनों एक जैसे ही माने जाते हैं, ऑल्दो स्ट्रिक्टली दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है। फर्क क्या है? स्यू एंड लेबर चार्जेस जो है वो इंटरमीडिएट कोर्ट पे ही दिए जाते हैं, जबकि पर्टिकुलर चार्जेस जो है वो कहीं पे भी हो सकते हैं। अब आगे जनरल एवरेज। एवरेज आने का यहाँ पे मतलब क्या है? पार्शियल लॉस। पर्टिकुलर एवरेज यहाँ पे आपने लिख लिया, नॉर्मल वाला जो डैमेज है वो पर्टिकुलर एवरेज है। जनरल एवरेज क्या है? ये एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा आपके, पर्टिकुलर एवरेज और जनरल एवरेज में से, और एक आएगा स्यू एंड लेबर चार्जेस में से। स्यू एंड लेबर चार्जेस में से कौन कौन सी पार्टियां हैं, इसी में से क्वेश्चन आता है। जनरल एवरेज, a loss caused or by directly consequential on a general average act. It includes general average expenditure as well as general average sacrifice. There is a general average act where any extraordinary sacrifice or expenditure is voluntarily and reasonably made or incurred in time of peril for the purpose of preserving the property imperiled in the common adventure. कॉमन एडवेंचर मतलब नॉर्मल कोर्स में जा रहा है, वहां पे किसी भी चीज से, सपोज करो जहाज में एक छोटा खड्डा हो गया, पहले वो 10,000 किलो माल ले जा रहा था, लेकिन अब उसकी 10,000 की कैपेसिटी नहीं रही, 8,000 की कैपेसिटी रही, तो या तो आप जहाज को डूबने दो या 2,000 किलो माल बाहर फेंको। तो जो 2,000 किलो आपने माल बाहर फेंका है वो जनरल एवरेज लॉस है। ठीक है सर? लोडेड वेसल जो कि डूब रहा है, फटाफट डूब रहा है, और उसका कुछ माल जो है या उस शिप का कुछ पार्ट है वो आपने जेटिसन कर दिया। जेटिसन का मतलब है शिप से बाहर फेंक देना, चला के खुद से। जहाज के जो कर्मचारी हैं वो उन्होंने खुद ने ही वो माल जहाज से बाहर फेंक दिया, उसको जेटिसन बोलते हैं। मे जेटिसन पार्ट ऑफ हर कार्गो। कार्गो मतलब जो माल भरा होता है उसका कुछ पार्ट उन्होंने जेटिसन कर दिया, तो ये जनरल एवरेज में आएगा। क्यों किया? ताकि उसको वापस से नॉर्मल ड्राफ्ट पे लाके रीफ्लोट किया जा सके। ड्राफ्ट का मतलब है कि जहाज कितना आपके पानी की सतह पे है, उसके नाप को ड्राफ्ट बोलते हैं। कितना पानी के अंदर है, कितना बाहर है, तो उसकी एक लिमिट होती है कि इतना ये पानी के अंदर रहेगा तो ये तैर पाएगा, इससे ज्यादा अगर पानी के नीचे जा रहा है तो ये डूब जाएगा। तो उसको, उसका जो ड्राफ्ट है उसको कम करने के लिए, रीफ्लोट करने के लिए अगर जेटिसन किया जा रहा है तो वो जनरल एवरेज है। तो ये भी एक पार्शियल लॉस है जो कार्गो पॉलिसी में पेएबल है एज अ जीए लॉस। जीए मतलब जनरल एवरेज और पीए मतलब पर्टिकुलर एवरेज। दूसरा इसमें एक्सपेंस है, द शिप ओनर हायर टग्स टू रिफ्लोट द वेसल। टग्स एक टाइप के दूसरे छोटे जहाज होते हैं जो कि मेंटेनेंस के लिए काम आते हैं, उनको बुला के वापस से अगर शिप को ऊपर ले रहा है, एक तरह से टोइंग समझ लो आप, तो वो भी जीए एक्सपेंस है। ये जीए एडजस्टमेंट कौन करता है? जीए एडजस्टर, इसको अंडरलाइन कर लेना। जनरल एवरेज लॉस का एडजस्टमेंट कौन करता है? जीए एडजस्टर। अब इन दोनों में क्या फर्क है? जनरल एवरेज लॉस हमेशा क्या होगा? डेलिब्रेट होगा, जानबूझ के किया हुआ होगा। पर्टिकुलर एवरेज लॉस जो होगा वो जानबूझ के नहीं किया हुआ होगा, वो एक्सीडेंटली टक्कर से या किसी से हो सकता है। दूसरी बात, जनरल एवरेज लॉस जो होगा वो सभी के इंटरेस्ट के लिए होगा, मतलब उससे जहाज को भी बचाया जा सके, बचे हुए कार्गो को भी बचाया जा सके और किराए को भी बचाया जा सके। साल्वेज चार्जेस क्या है? ऐसे एक्सपेंस जो साल्वेज को बचाने के लिए, किसी भी इंश्योर्ड पेरिल के ऑपरेट होने के बाद में साल्वेज को बचाने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो साल्वेज चार्जेस हैं। साल्वेज चार्जेस मीन्स द चार्जेबल
द चार्जेस रिकवरेबल अंडर मार्टिवाइन लॉ बाय अ साल्वर। साल्वर क्या होता है? साल्वर वो आदमी है जो समंदर के अंदर से मलबा निकाल के लेके आता है, वो इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है कि भाई आप ये जहाज ढूंढ के लाओगे तो हम आपको इतने रुपए देंगे। They do not include expense of services in the nature of salvage rendered by the assured or his agent। तो साल्वेज को वहां पे रिपेयर कराया है या फिर साल्वेज को बेचा है, वो इसमें कवर नहीं होता। ये सिर्फ साल्वर को जो चार्जेस दिए जाते हैं वो साल्वेज चार्जेस है, एज सिंपल एज दैट। तो साल्वेज चार्जेस अगर जो होते हैं वो पॉलिसी में पेएबल होते हैं अगर इंश्योर्ड पेरिल से वो डैमेज हुआ है। इसको एक तरीके से आप ये ऐसे मान सकते हो, जैसे कोई गाड़ी आपकी गहरी खाई में या पानी के तालाब में डूब गई तो उसके लिए आप हाइड्रा वगैरह मंगाते हो, तो वो भी रिकवरी करना ही है। आपने सब्जेक्ट मैटर को रिकवर किया तो जो आपने हाइड्रा मंगाया उसके जो चार्जेस हैं वो साल्वेज चार्जेस है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसी तरह जहाज जो डूब गया है उसको आप समुद्र में से निकालने के लिए जो चार्जेस दे रहे हो वो साल्वेज चार्जेस हैं। साल्वेज चार्जेस किसको दिए जाते हैं? इसको अंडरलाइन कर लेना, साल्वर को दिए जाते हैं। कहाँ गया वो? ये रहा, साल्वर को दिए जाते हैं। साल्वर कैसे काम करता है? इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडिपेंडेंटली मतलब ना तो इंश्योर्ड के लिए काम करेगा ना इंश्योरर के लिए काम करेगा, उसका एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, भाई यहाँ से रिकवर करना है तो इतने रुपए में दूंगा। एक्स्ट्रा चार्जेस ये अंडरलाइन कर लेना। चुपके से क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन इसमें आपको देना है, सर्वे फीस। ठीक है सर, ये भी पेएबल होते हैं पॉलिसी में। अगर क्लेम पेएबल होता है तो वो इंश्योरर के द्वारा इंश्योर्ड को रिएम्बर्स कर दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस। एग्जाम्पल हमेशा सर्वे फीस का ही आएगा इसमें, लेकिन आता है ये, तो इसको अपन इतना सा, सिर्फ इतना सा ये पढ़ के जाना, आपका काम हो जाएगा। अब मोटर में क्या हो गया? सेक्शन 1 ओन डैमेज फलाना डिमगड़ा, इसमें आईटीवी होती है, ये आप लोगों को पता है, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आईटीवी कैसे निकाली जा सकती है? बेस्ड ऑन, इसको अंडरलाइन करो। आईटीवी कैसे निकाली जाती है? बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरर्स लिस्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ अ ब्रांड एंड मॉडल एट द कमेंसमेंट ऑफ इंश्योरेंस। जब इंश्योरेंस शुरू होता है तब उसकी सेलिंग प्राइस के हिसाब से आईटीवी निकाली जा सकती है। तो जब गाड़ी नई होगी तब रिन्यूअल या फिर इन दोनों में से, और उसमें क्या एडजस्ट किया जाता है? डेप्रिसिएशन। तो आईटीवी की टेबल आप देखोगे तो पहले साल आपको 5% डेप्रिसिएशन लगता है, फिर 20% लगता है, ऐसे होता है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये अलग अलग इसकी टेबल होती है, टेबल है आगे नीचे, उसकी टेबल कहीं से भी निकाल लेना, तो मैं भेज देता हूँ ना। पॉलिसी वर्डिंग में आती है सर वो तो। हाँ, जैसे कि ये है 6 महीने और बिलो है तो 5%, तो ये डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है? मेटल वगैरह पे नहीं लग रहा है, आईडीवी पे लग रहा है ये वाला। ठीक है सर, और 5 साल से ऊपर है तो अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट वाला वर्ड अपने को याद रख लेना, 5 साल से ऊपर वाला। तो इसमें दो सवाल मोस्टली आते हैं। एक तो ये 5% आएगा, एक कार 8 महीने पुरानी है तो आप कितना लोगे? तो आईडीवी अपनी होगी लिस्टेड प्राइस से 5% कम। दूसरा सवाल आता है 5 साल पुराना है तो उसमें आपको जवाब देना म्यूचुअल एग्रीमेंट। बिल्कुल सिंपल है सर। 8 महीने पुराने के लिए तो फिर 15% आना चाहिए ना? नहीं आता ना भाई, है ही नहीं। स्लैब भी 12 महीने बाद का है सर। 6 से 1 साल लिख रखा है ना वो तो, 6 महीने से 1 साल। हाँ, तो उसमें 5% ही आएगा ना। आप 8% 8 महीने की कह रहे हैं ना? अरे यार, अच्छा 6 महीने या बिलो है, 6 से 1 साल, हाँ 15 आएगा भाई। 8 महीने है तो 15 आएगा, 6 महीने से नीचे है यार। हाँ जी, वही तो।
तो यही आता है, ये 5% वाला जो है ना, 2-3 महीने 5 महीने ऐसा कुछ दे देता है, और 5% वाला आता है, या फिर ये म्यूचुअल एग्रीमेंट वाला है। दोनों क्वेश्चन आते हैं बढ़िया, 2 नंबर फ्री के देखे जाते हैं। सम इंश्योर्ड कब फिक्स होता है? एट द कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी, शुरू में ही फिक्स होता है। कैसे, कहाँ से कहाँ होता है? 5% से लेके 50% तक होता है, बट नॉट एक्सीडिंग 5 साल। 5 साल तक लास्ट इसका स्लैब है, वो 50% रहता है। उसके बाद में म्यूचुअल एग्रीमेंट पे मामला चलता है। ये भी एक क्वेश्चन है। आईडीवी शैल बी ट्रीटेड एज द मार्केट वैल्यू थ्रू आउट दी पॉलिसी पीरियड। अगर आपने एक बार आईडीवी दे दी तो वो पूरी पॉलिसी, पूरे साल उसको उस गाड़ी की मार्केट वैल्यू ही माना जाएगा, उस पर और कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाएगा कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस या टोटल लॉस करने के लिए। आईडीवी के ऊपर डेप्रिसिएशन की बोल रहा है। मतलब अगर आपने आईडीवी 3 लाख दे दी है, और 3 लाख आईडीवी आपने दी थी जून में, सितंबर में वो लॉस हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आप उसमें 5% आईडीवी को और कम कर दो। वो आईडीवी फिक्स रहेगी पूरे साल, जो कि क्या मानी जाएगी? उसकी मार्केट वैल्यू। ये भी एक क्वेश्चन है 75% वाला, ये तो आराम से कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो सभी ले आएंगे फ्री में। ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के लिए है। किसके लिए है सर ये? इसका ध्यान रखना, 75% तो ध्यान रख लोगे। सीटीएल के लिए। हाँ, 75% तो ध्यान रख लेते हैं, लेकिन वापस क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना। अगर सीटीएल है तो ही 75% भरना, अगर वहां पे एक्चुअल टोटल लॉस है तो 75% मत भर देना। उसको तो 100 ही आएगा डायरेक्ट। नहीं, कुछ नहीं आएगा उसमें, उसमें तो बियॉन्ड रिपेयर या रिट्रीवल है वो, उसके आपको ऑप्शन भी अलग दिखेंगे। घुमा के भी दे सकते हैं। ये पॉलिसी का जो खर्चा है वो 75% से ऊपर आ रहा है गाड़ी का, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको सीटीएल बोलेंगे मोटर में। एक्चुअल टोटल लॉस या सीटीएल के लिए आईडीवी का रेफरेंस कैसे लिया जा सकता है? आईडीवी इंक्लूडिंग एसेसरी, एसेसरी की आईडीवी है वो भी इंक्लूड की जाएगी, एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल लेस द वैल्यू ऑफ रैक। तो यहाँ पे ये कंडीशन मोटर में डाली जाती है कि लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड, तो उसके अंदर क्या है? आईडीवी इंक्लूडिंग एसेसरी लेस सालवेज, इससे ज्यादा आपको पे नहीं किया जाएगा। पार्शियल लॉसेस अदर देन टोटल लॉस, आपको मालूम ही है, रबड़ पार्ट पे 50% लगता है, फाइबर पे ये डेप्रिसिएशन लगा के और एक्सिस वगैरह एडजस्ट करके क्लेम पे होता है। वुडन पार्ट्स में भी मेटल के हिसाब से ही ट्रीट होता है, ठीक है ना? ये ध्यान में रख के जाना, वुडन इज इक्वल टू मेटल। तो वो आपसे डेप्रिसिएशन पूछेगा कि एक वुडन पार्ट है 5-4 साल पुराना, कितना डेप्रिसिएशन लोगे? तो आपको मेटल की टेबल जो याद है उसमें से निकाल के दे देना है। उसके बाद में नियरेस्ट रिपेयर या कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन या रिकवरी या नियरेस्ट रिपेयर तक ले जाने के चार्जेस जो हैं वो मैक्सिमम 1500 एनी वन एक्सीडेंट पेएबल हैं। अगर वो दो ऑप्शन देता है, मैक्सिमम ₹1500 या मैक्सिमम ₹1500 ब्रैकेट में एनी वन एक्सीडेंट, तो अपने को एनी वन एक्सीडेंट वाला लेना है। ऐसे ट्रिक करके ये फंसाता है बस, और कुछ नहीं। इफ द व्हीकल इज डिसेबल्ड बाय एनी डैमेज विच इज कवर्ड इन दी पॉलिसी, पॉलिसी में कवर होना चाहिए डैमेज, तो ही ये 1500 रुपये मिलते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर जो रीजनेबल रिपेयर की कॉस्ट है, अगर रिपेयर हो सकता है तो रीजनेबल रिपेयर जो नेसेसरी है उसको रीस्टोर करने के लिए, कौन सी कंडीशन में? इमीडिएटली बिफोर अकरेंस। ये वर्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि इंजीनियरिंग के लॉस है। मान लो आप एक बड़ी क्रेन बिल्ड कर रहे हो, वो क्रेन अभी आधी बनी है और बीच में पार्शियल लॉस हो गया, तो अपन उसको किस स्टेज पे रिस्टोर करेंगे? जहां तक वो बन गई थी एक्सीडेंट से जस्ट पहले, अपन वहां तक का ही लॉस देंगे, क्योंकि उससे आगे का काम नहीं हुआ था। या कोई मशीन असेंबल हो रही है, अभी वो 20% असेंबल हुई है, तो अपन वो 20% असेंबल होने तक का ही लॉस देंगे, क्योंकि उससे आगे का काम अभी होना था। इन केस ऑफ टोटल लॉस, एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर दी अकरेंस ऑफ लॉस। यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में ये ध्यान रखना, एक्चुअल वैल्यू है। तो जो सर्वेयर होगा वो उसकी उस समय की जो एक्चुअल वैल्यू है
वो निकालेगा लेस सालवेज, बचा हुआ मलबा उसकी कॉस्ट लेस करेगा और वो पे करेगा। इंजीनियरिंग का सिमिलरली मशीनरी ब्रेकडाउन, कॉन्ट्रैक्टर एंड प्लांट एंड मशीनरी, बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट वाली पॉलिसी में इंजीनियरिंग वाला फंडा काम में लेते हैं, मतलब उसमें भी डेप्रिसिएशन लगेगा और यही सब चीजें होगी। और जो आप रीस्टोर करोगे डैमेज, वो इमीडिएटली बिफोर द लॉस जैसी कंडीशन में थी वैसी कंडीशन में लाके दोगे। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस में सेक्शन 1 के अंदर जो डैमेज है वो भी सिमिलरली डेल्ट होता है, मतलब इसी तरीके से उसका निपटारा किया जाता है। ये आप रट के चले जाना, ये वाला पॉइंट। But in respect of material damage suffered by external data media, indemnity is provided for expense incurred for restoring data media. अगर एक्सटर्नल डाटा मीडिया को डैमेज है तो जो एक्सपेंस है रीस्टोर करने के लिए वो डाटा उसी कंडीशन में जिसमें वो पहले था वो दिया जाता है। अगर वो पूरा डैमेज हो गया तो इंडेमनिटी अप्लाइज टू एक्सपेंस इनकर्ड फॉर रिप्लेसिंग द लॉस्ट और डैमेज डाटा विथ अ न्यू मटेरियल। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो समझ ही जाओगे। फायर इंश्योरेंस में क्या है, द ऑपरेटिव क्लॉज, जो ऑपरेटिव क्लॉज है फायर का वो क्या बोलता है, इफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बी डायरेक्टली डिस्ट्रॉयड और डैमेज बाय एनी ऑफ द पेरिल्स स्पेसिफाइड, द कंपनी शुड पे द इंश्योर्ड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन और द अमाउंट ऑफ सच डैमेजेस। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्या है, इम्प्लाइज अ टोटल लॉस। डिस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि वो पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, और डैमेज जहाँ पे वर्ड काम आएगा वहां पे पार्शियल लॉस। ये आप अंडरलाइन कर लेना कि डिस्ट्रक्शन जहाँ पे वर्ड आएगा वहां पे टोटल लॉस है, और डैमेज जहाँ पे वर्ड आएगा वहां पे पार्शियल लॉस है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मशीनरी इज डिस्ट्रॉयड, टोटल लॉस assessment will be based on cost of replacement less depreciation under standard policy, या फिर विदाउट डेप्रिसिएशन अंडर रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पॉलिसी। तो रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पॉलिसी जो होगी वो जब डैमेज हुई थी मशीन उस समय की उसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे और उस हिसाब से करेंगे। रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पॉलिसी का मतलब हो गया आपके जस्ट लाइक आरटीआई। मशीनरी का डैमेज है, पार्शियल डैमेज है, तो पार्शियल लॉस कैसे होगा, कॉस्ट ऑफ रिपेयर लेस डेप्रिसिएशन लेस बेटरमेंट। बेटरमेंट मतलब अगर मशीन जिस समय डैमेज हुई उसमें कुछ सुधार हुआ है, उसमें एनहांसमेंट हुआ है, तो वो अपन काटेंगे। इसके अलावा फायर लॉसेज में कुछ एक्सपेंसेस भी पेबल होते हैं। उसमें क्या था, आर्किटेक्ट फी, सर्विस फी, डेब्रिस रिमूवल कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट कब देंगे अपन, लॉस ऑफ प्रॉफिट फायर पॉलिसी में। और बाकी के आर्किटेक्ट की फीस है या फिर डेब्रिस रिमूवल मलबा हटाने की कॉस्ट है, वो स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी में कवर होता है। स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट में कवर होता है। मिसलेनियस के अंदर डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से दे देंगे। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस में क्या होता है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला ही आपका। कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट लॉसेस होते हैं जो कि डायरेक्ट फिजिकल या मटेरियल लॉसेस से अलग होते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, लॉस ऑफ अर्निंग, लॉस बाय डिले, डिले के कारण लॉस हुआ, लॉस ऑफ मार्केट, उसके ग्राहक टूट गए या उसके पहले जो मार्केट में वर्थ थी वो कम हो गई। ये सब जो इनडायरेक्ट लॉसेज हैं वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस में आते हैं। इसमें राइट स्ट्राइक और मेलिशियस डैमेज कब कवर होते हैं, जब कोई भी प्रोसेस का सेशन हो, ऑपरेशन वहां पे रुक जाए, फैक्ट्री आपकी रुक जाए, तब इसके अंदर राइट स्ट्राइक मेलिशियस डैमेज अप्लाई होता है। इसके लिए भी एड ऑन कवर लेना पड़ता है अपने को। लॉस ऑफ रेंट है, वो भी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है।
उसको आप फायर पॉलिसी में एडिशनल प्रीमियम देके ले सकते हो। वो कब तक का मिलता है रेंट? जब तक कि ओरिजिनल प्रीमाइसेस रहने लायक नहीं है। वो डैमेज जो है इंश्योर्ड पेरिल से होना चाहिए। सेपरेट इंश्योरेंस भी इसके लिए मिलता है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस फायर पॉलिसी, जिसको कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी बोला जाता है, जिसका कि आपको लाइसेंस भी दिया जाता है, एलओपी। इसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी को बिजनेस इंटरप्शन पॉलिसी भी बोलते हैं। बिजनेस इंटरप्शन का मतलब जो डैमेज हुआ और जो फायर में कवर हो रहा है, उसके अलावा जो उसका बिजनेस था जो रुक गया है उस डैमेज के कारण, उसका इंडेमनिफिकेशन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में किया जा सकता है। इस तरह का क्या गया? लॉस ऑफ गुडविल, फेलियर टू रिकवर, बुक्स ऑफ डेब्ट, ओनिंग टू डिस्ट्रक्शन, ये इसके अंदर पेएबल नहीं होते हैं। कुछ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस लॉस ऑफ प्रॉफिट में भी पेएबल नहीं होते। उनके एग्जांपल क्या है? लॉस ऑफ गुडविल, या फिर जो आपकी खाता बही है वो डिस्ट्रॉय हो गई तो खाता बही को रिकवर करने का कॉस्ट इसमें पे नहीं होता है। सिर्फ आपका जो बिजनेस रुक गया है, उस बिजनेस के रुकने के कारण जो प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है वो इसमें पेएबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का आता है इसके अंदर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पॉलिसी सेक्शन 3 के अंदर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस को कवर कर रही है। इंक्रीज्ड कॉस्ट क्या हो गया कि आपका मान लो दो कंप्यूटर खराब हो गए तो आपको 2 स्टाफ को रात को रोकना पड़ेगा, तो वो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग है, तो वो इसके अंदर पेएबल होता है। लेकिन बाकी के कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पॉलिसी सेक्शन 3 के अंदर पेएबल नहीं होते। सिर्फ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग जो है वो पेएबल होता है। बाकी की इंजीनियरिंग पॉलिसी में कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन होते हैं। एक्सक्लूजन क्या है? पेनल्टी लग गई, ठेकेदार पे पेनल्टी लग गई कि भाई तूने इतनी तारीख तक ये मशीन नहीं बनाई या ये बिल्डिंग नहीं बनाई, तो वो पेनल्टी इसमें पेएबल नहीं होती। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, जो गुड्स खराब हो गए, किसी उसके सरियों पे जंग आ गई, वो चीज पे नहीं होती। लेकिन उसको जो नुकसान हो रहा है वो पे होता है, मतलब जो उसका प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है वो पे होता है। जो उसका धंधा रुक गया वो पे होता है, पर उसके गुड्स जो डिट्रॉयट हुए हैं वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस में पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। कुछ और पॉलिसी जिसके अंदर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पे नहीं होते हैं, ऐसी कौन सी पॉलिसी है? मोटर का सेक्शन 1, इसमें कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पेएबल नहीं होता है। बर्गलरी, बिजनेस प्रीमाइसेस, इसमें कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पेएबल नहीं होता है। ज्वेलर्स ब्लॉक इंश्योरेंस, प्लेट ग्लास, नियॉन, टेलीविजन, पोल्ट्री, इनके अंदर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पेएबल नहीं होते हैं। फायर के अंदर एड ऑन लेके किया जाता है। मरीन कार्गो पॉलिसी के अंदर इंस्टीट्यूट स्ट्राइक क्लॉज अगर लगा हुआ है तो ये कवर करता है डैमेज, लेकिन इसके अंदर भी एक्सक्लूजन होता है। लॉस, डैमेज, एक्सपेंस अराइजिंग फ्रॉम एब्सेंस, शॉर्टेज, विथ होल्डिंग ऑफ लेबर रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक के कारण आपका माल ठीक नहीं हो पा रहा है, या एक्स्ट्रा डैमेज हो गया है, या एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है, स्ट्राइक, लॉकआउट, लेबर डिस्टर्बेंस, राइट, सिविल कमोडिशन, इसकी वजह से, तो वो पेएबल नहीं होता है। तो मरीन में भी लॉस ऑफ प्रॉफिट आती है, लेकिन उसके अंदर ये एक्सक्लूजन है। इसीलिए डायरेक्ट डैमेज जो thus only direct damages to cargo by strike is covered and not financial loss indirectly caused by lack of labor। लेबर की कमी के कारण जो लॉस हुआ है वो पेएबल नहीं होता। डायरेक्ट डैमेज जो स्ट्राइक के कारण है वो पेएबल होता है। ये चैप्टर भी खत्म कर दूं क्या? इसमें तो खाली अंडरलाइन ही करानी है, समझाना तो कुछ है नहीं।
चलो फटाफट फटाफट अंडरलाइन करो। हैजार्ड एंड रिस्क एक्सपोजर, इसमें चैप्टर में कुछ भी नहीं है। कौन कौन से हैजार्ड होते हैं और कैसे कैसे उनका रिस्क एक्सपोजर करना चाहिए वो है। इनके अंदर क्या क्या बताया गया चैप्टर में, यही बताया गया लोकेशन ऑफ प्रीमाइसेस, साइज एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग्स, एग्रीगेशन ऑफ हैजार्डस डैमेज, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। एक्सपोजर हैजार्ड क्या हो गया कि पास वाली बिल्डिंग से अपनी बिल्डिंग में आग लगने के चांस, ये सब एक्सपोजर हैजार्ड हो गए। क्या आपका हैजार्ड से एक्सपोजर कितना है, कितने पास हो कितने दूर हो। जैसे कि फायर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में फटाफट से फैल जाए, हीट फैल जाए, स्पार्क इधर से उधर चला जाए, ये सब एक्सपोजर हैजार्ड है। जब बिल्डिंग पास पास में होती है तो फायर फाइटिंग ऑपरेशन थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि एक की खिड़की इधर होगी, दूसरे की खिड़की उस साइड होगी, अलग अलग गाड़ियां लगानी पड़ेगी। हो सकता है एक गाड़ी से आप वहां तक पहुंच ही ना पाओ। एक्सपोजर दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल एक्सपोजर, इंटरनल एक्सपोजर। लोकल एक्सपोजर कैसे बन रहा है? एक्सटर्नल एक्सपोजर आगे दो कैटेगरी में है, लोकल और कॉन्फ्लैग्रेशन। लोकल एक्सपोजर कैसे बन रहा है? इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, द एक्सपोजिंग फायर मे बी इन एन एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी, जो फायर से डायरेक्ट डैमेज हो रहा है, इन बिल्डिंग अक्रॉस स्ट्रीट और इट मे बी नियर बाय प्रॉपर्टी। इन जनरल लोकल एक्सटर्नल एक्सपोजर फायर्स आर दोज दैट ओरिजिनेट इन प्रॉपर्टी विद इन 80 से 100 मीटर के अंदर कोई फायर लग रही है और उससे आपकी बिल्डिंग को नुकसान हो रहा है, तो वो लोकल एक्सपोजर है। कॉन्फ्लैग्रेशन एक्सपोजर क्या है? इट इज क्रिएटेड बाय अ फायर बिल्डिंग और अदर प्रॉपर्टी सो सिचुएटेड दैट a fire originating there is likely to involve many building and cover a wide area। जहाँ पे बहुत सारी एक जगह आग लगने से बहुत सारी बिल्डिंगों में आग लगने की संभावना हो, उसको कॉन्फ्लैग्रेशन एक्सपोजर बोलते हैं। और खाली एक या दो बिल्डिंग में फैल रहा है तो लोकल एक्सपोजर बोलते हैं। लोकल एक्सपोजर कितना होना चाहिए? 80 से 100 मीटर। इसको गोला कर लो, यहाँ पे लिख दो लोकल एक्सपोजर 80 से 100 मीटर। अब इसके कुछ एक्सपोजर हैजार्ड के एग्जाम्पल क्या है? शॉर्टेज ऑफ हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड, वेयरहाउस कम्युनिकेटिंग विद द मेन फैक्ट्री बिल्डिंग, ओपन स्टोरेज ऑफ स्क्रैप इन द विसिनिटी ऑफ मेन फैक्ट्री बिल्डिंग। ये सारी चीजें हैजार्ड का है। अब आपने जब हैजार्ड आइडेंटिफाई कर दिया तो उनकी सीवियरिटी आपको बाद में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सीवियरिटी कैसे होगी? टोटल मास ऑफ कंबस्टिबल्स लाइक टू बी इन्वॉल्व इन सिंगल एक्सपोजिंग फायर, वहां पे आग लगने जैसा माल कितना पड़ा है, ज्यादा है कम है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का वॉल रूफ वगैरह कैसी बनी हुई है, ईंटों की है लकड़ी की है, उससे आपका हैजार्ड कम ज्यादा उसका पोटेंशियल आप चेक कर सकते हो। आग लगेगी तो कितनी लगेगी, विंड का डायरेक्शन कहाँ रहा होगा, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फायर फाइटर उसको कहाँ तक एक्सेस कर पाएंगे अगर आग लगती है तो, डिस्टेंस जिस बिल्डिंग से आग लगने के चांस है उसमें और इस बिल्डिंग में कितना फर्क है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, ये एक्सपोज बिल्डिंग फैक्टर, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉल, प्रोटेक्शन ऑफ वॉल ओपनिंग, एक्सटेंशन प्लान मकड़ा जाता तो है नहीं सर। एक्सपोजर हैजार्ड फर्दर अपन एनालाइज कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शनल फ्यूचर, जैसे कि आपके बता दिया कि वॉल किसकी बनी हुई है, खिड़कियां किसकी है, दूसरी बिल्डिंग से डिस्टेंस कितना है, और कंडीशन क्या है दोनों बिल्डिंग के बीच में, क्या उनमें गैप है नहीं है, बीच में कोई पार्क है नहीं है, ये सब कंडीशनल एग्जिस्टिंग। कंस्ट्रक्शनल फीचर्स क्या हो गए? वही ब्रिक वर्क है, सीमेंट है, कंक्रीट है, डोर विंडो कहाँ पे बनाए हुए हैं, डिस्टेंस फ्रॉम अदर बिल्डिंग, आस पास की बिल्डिंग कैसी है, बिल्डिंग नॉट एडजॉइनिंग, जो पास के बिल्डिंग नहीं है वो फायर रेजिस्टिंग है कि नहीं, फलाना ढिमकड़ा,
इंटरनल एक्सपोजर क्या है? अंदर के अंदर आग कितनी फैल सकती है, मतलब नीचे की फ्लोर पे आग लगेगी तो वो ऊपर आग फैलने के चांसेस कितने हैं। उसके अंदर क्या देखा जाता है कि भाई जो छत बनी हुई है वो किसकी है। छत अगर टाइलों की है तो कम चांसेस है कि फैले। छत मतलब जो ऊपर वाला फ्लोर है उसकी फ्लोर हो गई, तो वो फ्लोर अगर लकड़ी की बनी हुई है तो ज़्यादा आग लगने के चांस है। दीवारों में पूरे में आपने लकड़ी लगा रखी है पूरी बिल्डिंग में, तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे आग जाने के चांसेस ज़्यादा है। फॉल सीलिंग होगा तो वहां पे भी कमजोर होता है, लेकिन फॉल सीलिंग पीओपी की होती है तो उसमें आग लगने के चांसेस कम है, गिरने के चांसेस ज़्यादा है। जबकि अगर लकड़ी की होगी तो वो दूसरी जगह भी, लकड़ी टेक्सटाइल फैब्रिक या पेपर ये यूज़ हुआ होगा उसकी फॉल सीलिंग में, तो फॉल सीलिंग में आग भी ज़्यादा लगेगी। तो वो भी अपन डिग्री उसकी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये फ्यूल का काम करेगी आग को जल्दी बढ़ाने के लिए। पार्टीशन कैसे हैं, एल्यूमिनियम के हैं, लकड़ी के हैं, उससे भी आप चेक कर सकते हो। फायर हैजार्ड जो है वो बिल्डिंग की साइज के साथ में इंक्रीज होता है, क्योंकि जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उसमें नुकसान होने के और लार्ज लॉस के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। और जब जलेगी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी पूरी जल सकती है। अगर बिल्डिंग छोटी है तो उसमें लॉस छोटा ही आएगा। Height of building a fire on lower floor tends to spread more easily and rapidly towards upward. ग्राउंड फ्लोर की फायर है तो उसमें नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की फायर ऊपर तक धीरे धीरे जाएगी। जो पानी यूज होता है आग बुझाने के लिए अपर फ्लोर पे, वो दूसरी चीज़ों को भी डैमेज कर सकता है। तो वो चीज़ें भी क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर नॉर्मल घर है तो ठीक है, ज्वेलरी स्टोर है तो उसके अंदर नुकसान की चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ महंगे सामान रखे हुए हैं। अपर फ्लोर जो वीक हो गया है फायर से, वो एडिशनल वेट नहीं ले पाएगा, तो वो कोलैप्स भी हो सकती है। फायर फाइटिंग और साल्वेजिंग जो मशीनरी के हैं, अगर भीषण आग लगी हुई है तो उसको साल्वेज को बचाना भी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए कुल मिला के सिंगल स्टोरी की बिल्डिंग है तो नॉर्मली वो सुपीरियर रहती है अंडर राइटिंग के हिसाब से। मल्टी स्टोरी है तो वो रिस्की ज़्यादा रहती है। सेग्रीगेशन क्या हो गया? सेग्रीगेशन का मतलब है आप सामान को इस तरह से जमाते हो कि उसमें नुकसान कम से कम हो। जो आग ज़्यादा लगने वाली चीज़ें हैं वो आप साइड में रखते हो, थोड़ा जो भी आपका फर्नेस वगैरह उससे दूर रखते हो, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के उसके पास में लगाते हो। तो इस तरीके से सेग्रीगेशन होता है। स्टॉक शुड बी सो केप्ट दैट दे आर होली एक्सेसिबल। स्टॉक ऐसी जगह रखे जाएं जहाँ पे अगर आग लगे तो उनको पूरा एक्सेस अपन कर पाए। इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड पाइल्स, उनकी जो गठरियाँ बना के रखी है वो जितनी छोटी हो पॉसिबल उतनी बना के रखें। इतनी भी छोटी ना बनाएं कि अपने को लेबर ही ज़्यादा देनी पड़े, बट इतनी बड़ी भी ना बनाएं कि उनको आग लगने पे फटाफट से आदमी कैरी ना कर पाए। पैकिंग मटेरियल का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। हैवी मशीनरी लोएस्ट फ्लोर पे होनी चाहिए ताकि वो ऊपर की फ्लोर को वीक ना करते।
कोल्ड स्टोरेज के लिए क्या हैजार्ड है? लार्ज स्टॉक जो होगा वो बहुत, उसमें पूरी संभावना है स्पॉन्टेनियस कंबंशन की। स्पॉन्टेनियस कंबंशन आपने कल समझ लिया था। स्मॉलर कोल साइज मोर प्रोन टू कंबंशन टेंडेंसीज। जितना बारीक कोयला होगा उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस कंबंशन होगा, और जितना बड़ा उस उसकी थप्पी लगी हुई होगी कोयले की, उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस कंबंशन का चांस होगा। उसके बाद में अगर जो आपने कोयला रखा है उसके अंदर मिक्स साइज है तो उसमें भी हीट प्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे लार्जर पीसेस जो हैं कोयले के वो एक टेक्सचर बना देते हैं जिसके अंदर से वेंटिलेशन, हीटिंग और उसमें से हवा जाती रहेगी, तो अगर थोड़ा भी सुलग गया तो उसको और ज़्यादा सुलगा सकता है वो, क्योंकि बीच में गैप बन जाएंगे। बाकी कुछ भी नहीं आएगा इसमें से। ये इसमें से जो रटने वाले क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से, ये आप अंडरलाइन करो। साइज ऑफ स्टॉक, स्पॉन्टेनियस हीटिंग कैन नॉट अकर इन स्मॉल हीप्स, छोटी थप्पियों में नहीं होती। सच दोस्त लेस देन 200 टन। ये यहाँ तक का आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है, रट के ही जाना पड़ेगा। हाइट भी मैटर करती है। हाइट इसकी है 3 मीटर। वैसे ये आता नहीं है, आएगा, आगे आएगा। ऑयल स्टोरेज के लिए क्या है? ऑयल स्टोरेज अंडरग्राउंड टैंक के अंदर होना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो अबव ग्राउंड स्टील के टैंक में होना चाहिए, एटलीस्ट 15 मीटर अवे फ्रॉम ऑल प्रॉपर्टीज। ये तो दोनों आपको पढ़ के जाने, कोई रॉकेट समझाने वाली कुछ भी नहीं चीज है इसमें। इसको मार्क कर लो और पढ़ लेना। उसी तरह जो गैस है, उस गैस होल्डर या टैंक, उसका भी यहाँ 15 मीटर है। तो सिमिलरली आप सिर्फ इसको कर लो। नेचुरल गैस की पाइपलाइन 15 मीटर अवे फ्रॉम ऑल अदर प्रॉपर्टी। इतना इतना इसको अंडरलाइन कर लो। लेआउट कैसा होना चाहिए? फायर प्रोटेक्शन, मतलब बिल्डिंग में आग लग जाए तो उसके लिए फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का लेआउट कैसा होना चाहिए, इसमें वो बताया गया है। इसके अंदर आप एक तो ये वाली लाइन अंडरलाइन करो, एक्सटिंग्विशर वाली। फायर एक्सटिंग्विशर कैसे? दे शुड बी लोकेटेड क्लोज टू द हैजार्ड एटलीस्ट 15 मीटर। ठीक है सर, इसको करो। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करो, फेवरेट क्वेश्चन है ये। आउटडोर हाइड्रेंट कितने दूर होने चाहिए? 2 से 15 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है उसके बाहर आउटडोर जो फायर हाइड्रेंट्स बने हुए हैं, फायर हाइड्रेंट समझते हो ना, वो एक लाल कलर का होता है जिसके अंदर पाइप लगा के पानी फेंका जाता है। वो कहाँ होना चाहिए? 2 से 15 मीटर दूर। कर लिया मार्किंग सर? जी सर। यस सर, यस सर। इसके बाद में ये वाली 1 हाइड्रेंट पॉइंट इज रिक्वायर्ड एवरी 30 से 45 मीटर ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के हर 30 से 45 मीटर पे एक हाइड्रेंट पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ पे ये 2 से 15 मीटर पे होना चाहिए, बाहर, बिल्डिंग के बाहर। पेट्रोकेमिकल के अंदर कैसे कैसे करना चाहिए लेआउट, इसमें से कोई क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा है। रटने वाले क्वेश्चन है, इसमें से तुम्हें 4-5 नंबर टोरे वाले ही समझ लो तुम, क्योंकि ये याद तो रहते नहीं है, इसमें बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है।
भाई देखो, ये एलपीजी वगैरह का आएगा ना, तो ये कॉमन सेंस से जवाब दे देना, इनको याद रखने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि आते नहीं है। ये वाला आता है, कंट्रोल रूम वाला। ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कंट्रोल रूम वाला। कंट्रोल रूम से किसका लिंक है? हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको और कंट्रोल रूम को आप याद करके जाना कि कंट्रोल रूम का कनेक्शन है हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो वो आपसे ये पूछेंगे कंट्रोल रूम किस में काम लिया जाता है, ऑयल गैस में, कोल वाले प्लांट में, तो वहां पे आपको हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑप्शन लेना है। कंट्रोल रूम कैसे होते हैं? बंकर टाइप के, और एक्सप्लोजन प्रूफ ग्लासेस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, एक इसको अंडरलाइन कर लो। हाइड्रोकार्बन वाला ही आता है मोस्टली। तो कंट्रोल रूम हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर इनबिल्ट यूनिट होते हैं, जहाँ पे सारे प्रोसेसेस जो हैं यहीं से कंट्रोल किए जाते हैं। अब ये डिस्टेंस आ गया, अब ये आपको पढ़ के जाना है, इसको समझाने का कोई मतलब नहीं है। प्लांट स्टोरेज यूटिलिटीज, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये आप मार्क कर लो। ये जब एग्जाम देने जाओ तो पढ़ के जाना, ये भी आप मार्क कर लो। और इसमें से नंबर जाएंगे तो भी दुख मत पाना, क्योंकि ये डोरे वाले होते हैं, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। इतना 15-20 मीटर फलाना डिमकड़ा, इतना कोई याद नहीं रहता। ये हाइड्रोकार्बन आप जरूर याद रख सकते हो, तो ये याद रख के जाना। अब आपका ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है। सोलवेज एक्सट्रैक्शन प्लांट, ये किस में काम आते हैं? तो ये काम आते हैं एक्सट्रैक्ट द रेजिड्यू ऑयल फ्रॉम ऑयल ब्रीडिंग सीड्स केक ब्रांड। जो ऑयल केक्स हैं उसमें से ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट करने के काम आते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट। वहां पे क्या यूज होती है? हेक्सेन। तो भाई सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट से आप हेक्सेन याद करके जाओगे, और यहाँ पे आप कंट्रोल रूम से हाइड्रोकार्बन याद करके जाओगे। ये दो क्वेश्चन पक्के आते हैं। हेक्सेन का रिलेशन किससे है पूछा जाएगा, उसमें आपको देना है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है सर, जिस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं और यही आते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या हेक्सेन फलाना डिमकड़ा के लिए क्या क्या होते हैं, ये 15-30 मीटर, ये याद रहे तो ये जितने भी ये 15-30 जहाँ नंबर लिखे हुए हैं इनको याद कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो टोरे मार देना। लेकिन ये क्वेश्चन मत गलत करके आना। अगर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और हेक्सेन का, अगर वो पूछेगा कि हेक्सेन का हैजार्ड, हेक्सेन वाले में, हेक्सेन जो सॉल्वेंट है हाईली फ्लेमेबल है, इसके चांसेस कौन सी इंडस्ट्री को होते हैं, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाली इंडस्ट्री को ये हैजार्ड होता है। तो इसका इससे रिलेशन है सॉल्वेंट का, ये याद रख के जाना। बाकी ये 15 तो मोस्टली 15-30 वो आपके देख लेना यार, अगर याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मस्त रहो। लेकिन जो अपन समझ के जा सकते हैं, जो शॉर्ट अपन आंसर दे सकते हैं, वो गलत मत करके आना। दो क्वेश्चन आपको बता दिए, हाइड्रोकार्बन और सॉल्वेंट हो गया। अब पेपर इंडस्ट्री है, इसके अंदर प्रिंसिपल हैजार्ड क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। पेपर इंडस्ट्री के अंदर प्रिंसिपल हैजार्ड है कंबंशिबल मटेरियल एट वेरियस स्टेजेस, एट एग्जांपल रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट, दोनों के दोनों क्या होंगे? कागज होंगे। तो ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं कागज। तो इनके अंदर मेन प्रिंसिपल हैजार्ड जो है कंबंशिबल मटेरियल एट वेरियस स्टेजेस, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। इसको अपन अंडरलाइन कर लेंगे ये लाइन, और इसको गोला कर लेंगे ताकि अपने को इंडस्ट्री दिखे कि पेपर इंडस्ट्री के हैजार्ड है ये। अब इसमें हाइट ऑफ स्टैक ये 22.5 और ये भी आता है, बट अब ये तो आपको याद रहे तो
आप ऐसा कर लेना, पेपर से 22.5 याद करके चले जाना, थोड़ा लग ही जाएगा। तो ये भी आप मार्किंग कर लो, अभी जो बता रहा हूँ फटाफट मार्किंग कर लो, ये मार्किंग वाला ही है, इसमें समझाने जैसा ये चैप्टर है ही नहीं। इंडोर खत्म स्टोरेज ही हो के गया लिए सर। क्या, हाँ इंडोर स्टोरेज के लिए ये फाइल साइज इंडोर स्टोरेज में आता नहीं है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये आप पढ़ो, पेपर वाला जरूर आता है, फिर भी एक बार तो पढ़ ही लेना जहाँ जहाँ नंबर लिखे हुए हैं, पर इसको मार्क मत करो आप, कोई अर्थ नहीं है। आउटडोर स्टोरेज ये भी 15 मीटर, 15 मीटर या 3 मीटर, 30 मीटर दो ही होते हैं, तो ये लफड़ा ही है यार, कितने पढ़ोगे आप भी? मैं तो हर स्टूडेंट को बोलता हूँ भाई इसके 4-5 नंबर तेरे जाएंगे, दिमाग मत लगा, ज्यादा कचरा भर लेगा दिमाग में, उल्टा सुल्टा करके आएगा। ये मार्क कर लेंगे अपन स्टोरेज ऑफ कॉटन इन गोडाउन के नाम से, ठीक है। नंबर ऑफ बेल सिंगल पाइल होनी चाहिए, सिंगल थप्पी होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए थप्पी, गोडाउन जो है वो लोकेटेड होना चाहिए एटलीस्ट 6 मीटर, तो कॉटन से अपन 6 मीटर याद करके चले जाएंगे, ठीक है सर। जो जो कीवर्ड बता रहा हूँ उनको गोले करके वैसे याद करके चले जाना। इसके अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं ना, दो टाइप के होते हैं, एक तो ये कितने मीटर वाले आते हैं, एक आते हैं कि प्रिंसिपल हैजार्ड कौन सी इंडस्ट्री का क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि हेक्सेन आएगा तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट का हैजार्ड है। उसी तरह जूट मिल, जूट मिल के अंदर क्या है, मेन रॉ मटेरियल जूट खुद है जो कि हाईली फ्लेमेबल है, तो जूट वेस्ट जो है वो जूट मिल के अंदर, ये आप ये वाला डब्बा, ये ऐसे डब्बा बनाओ और इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करो। जूट मिल के अंदर सबसे प्राइमरी हैजार्ड क्या है, जूट वेस्ट, ये 1 नंबर आपका फोकट का है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, जूट मिल के अंदर जूट वेस्ट है। उसके बाद में आप ये चीजें कर सकते हो इसको बचाने के लिए, एडिक्यूट नंबर फलाना टिमकड़ा, ये आप पढ़ते रहना। मेन तो ये गलत मत करके आना कि जूट मिल के अंदर मेन हैजार्ड क्या है, जूट वेस्ट है, ठीक है सर। ये आपका चैप्टर खत्म, एक बार फिर से देख लेता हूँ, कुछ चूक गया तो। जूट वाला आपको लिखा दिया, इसका आपको 6 मीटर बता दिया, ये भी कर लो। टेक्सटाइल मिल के अंदर मेन हैजार्ड क्या है, वुडन इंटरमीडिएट फ्लोर, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉटन फ्लफ, फॉल सीलिंग, ये सब, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये टेक्सटाइल मिल के मेन हैजार्ड है। उसके बाद में क्या है, ये रहा टी फैक्ट्री के अंदर क्या है, नेगेटिव कंस्ट्रक्शनल फ्यूचर, ये दो आप मार्क करो, एटलीस्ट ये याद करके जाओ। ये 15/6 वाला आप टोरा भी मारोगे कोई बात नहीं, लेकिन ये तो अपन याद रख सकते हैं कि टी फैक्ट्री के अंदर मेन हैजार्ड क्या है, नेगेटिव कंस्ट्रक्शन फ्यूचर। जूट में क्या है, जूट वेस्ट। फिनिश्ड पेपर में क्या है, ये पेपर वाला तो आता है भाई, ये है ना, ये 3 मीटर 2 मीटर, इसको थोड़ा सा कर लो इम्पोर्टेंट, इसकी हाइट का ही आता है, हाइट मोस्टली 6 मीटर ही होती है सबकी, तो ये वाला भी आप एक बार पढ़ के जाना, इसमें से भी आ जाता है। पेपर इंडस्ट्री वाला मार्क करा दिया था ना मैं, करवा दिया तो सर। ये वाला भी करा दिया था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक
पर इसको अपने को लर्न नहीं करना है, एक बार सिर्फ पढ़ के जाना है, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो गम नहीं करना है 1-2 नंबर का। पर ये वाले जो मैं बता रहा हूँ ना शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें गलती मत करना, तो ये तुम्हारे 4 नंबर आ जाएंगे ऐसे, कंट्रोल रूम वाला और ये। ठीक है, इसमें तो इतना ही है बाबा, ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। तुम्हारे शाम को एक क्लास ले लेते हैं ना, शाम को तो 7 बजे फोन कर देना मेरे को, है ना, एक क्लास और ले लेंगे। तो क्या अब दिन कितने बचे हैं? इतने बचे हैं अब बस। ठीक है जय जी भैया, सर। एक बार 7 बजे फोन कर लेना, एक बार क्लास ले लेंगे आप। ओके सर। ओके, बाय बाय। बाय बाय सर। बाय सर, बाय।